ख्याति, संस्कृत का एक वर्ड है ख्याति, उससे बनता है। वो मार्कर नहीं है क्या दूसरे वाला? मिल गया। संस्कृत का एक वर्ड होता है ख्याति, इस ख्याति से बना हुआ है अपना ख्यात। ख्याति का मतलब क्या हुआ? ख्याति का मतलब होता है लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। अर्थात राजस्थानी की वे पुस्तकें जो किसी राजवंश की उपलब्धियां बताने के लिए लिखी जाती है, ख्यात कहलाती है। इनसे उस राजवंश की लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि का पता चलता है। राजस्थानी भाषा की वे पुस्तकें जो किसी राजवंश की उपलब्धियां बताने के लिए लिखी जाती है, जिनसे उस राजवंश की लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि में वृद्धि होती है, ख्यात कहलाती है। यह संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है लोकप्रियता या प्रसिद्धि। कब लिखनी शुरू हुई, क्या होती है? कहते अकबर ने अपने टाइम में एक बुक लिखवाई थी, अकबरनामा। फारसी में जिनके पीछे भी नामा लगे हुए मिलते हैं, इसका मतलब ये जीवनी है। अपने राजस्थानी में चरित लिखा हुआ है तो जीवनी है, फारसी में नामा लिखा हुआ है तो जीवनी है। अकबरनामा मतलब अकबर की जीवनी, बाबरनामा मतलब बाबर की जीवनी, हुमायूं नामा मतलब हुमायूं की जीवनी, आलमगीर नामा मतलब औरंगजेब की जीवनी। तो अकबरनामा जब अकबर लिखवा रहा था, तब उसने कहा कि भाई अपना हिंदुस्तान में कहां कहां राज्य है, उन राज्यों का इतिहास भी इसके अंदर लिखा जाना चाहिए, उन चीजों के बारे में भी जानकारी हो। तो इतिहास कैसे मंगवाया जाए? तो उसने राजाओं को कहा कि भाई अपने अपने राज्यों का इतिहास भी लिखकर भेजो, ताकि उनको अकबरनामा के अंदर मेंशन करवाया जा सके। इसलिए सब राजाओं ने उस समय ऐसी किताबें लिखवानी शुरू की थी, जिनसे उनके राजवंश की उपलब्धियों का पता चल सके। तो ख्यात लेखन का आरंभ अकबर से माना जाता है। कहते अकबर के टाइम में ख्यातें लिखी जानी शुरू हुई थी, ख्यात लेखन प्रारंभ होता है। ख्यात दो प्रकार की हो सकती है, 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं संलग्न ख्यात, एक को बोलते हैं बात संग्रह। जब ख्यात में कंटिन्यूटी हो, इस राजा से लेके इस राजा तक की है, तब तो संलग्न ख्यात है। और कंटिन्यूटी नहीं हो, बीच बीच में से फुटकर चीजें उठाई गई हो, किसी राजा के बारे में कोई एक घटना लिख दी, फिर किसी राजा के बारे में कोई एक घटना लिख दी, तो वो बात संग्रह है। जैसे दयालदास वाली जो ख्यात है, वो संलग्न ख्यात है। कि जब हम कहते हैं कि उसमें राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का वर्णन मिलता है, लगातार है, निरंतरता है, तो संलग्न ख्यात है। नैणसी वाली ख्यात और बांकीदास जी वाली ख्यात, दोनों जो ख्यातें हैं वो बात संग्रह है, लगातार नहीं है, किसी राजा से लेके बीच बीच में अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारियां हैं, कि किसी राजा के बारे में कोई एक जानकारी, किसी राजा के बारे में कोई दूसरी जानकारी, पर इतिहास की जानकारी देती है। बेसिकली ख्यात जो होती है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है, राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वापस में ख्यात बताऊं तो ख्यात संस्कृत की ख्याति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लोकप्रियता या प्रसिद्धि। किसी राजवंश द्वारा अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए जो किताबें लिखवाई गई थी राजस्थानी भाषा में, उनको ख्यात कहा गया। इनका लेखन अकबर के समय में प्रारंभ हुआ, जब अकबरनामा के अंदर ऐतिहासिक जानकारियां देने के लिए विभिन्न राज्यों के राजाओं को अपना इतिहास भेजने के लिए कहा गया, तब राजाओं ने ख्यात लेखन प्रारंभ करवाया था। ख्यात लेखन 2 प्रकार का हो सकता है। संलग्न ख्यात, जब राजाओं का निरंतर इतिहास हमें मिलता है, कंटिन्यूअस हिस्ट्री मिलती है, तब संलग्न ख्यात कहलाती है। और जब टूटन दिखाई देती है, बीच में निरंतरता दिखाई नहीं देती है, तब उन्हें बात संग्रह कहा जाता है। दयालदास की बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात जो पुस्तक है, वो संलग्न ख्यात का उदाहरण है। नैणसीरी ख्यात और बांकीदास जी ख्यात, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी देती है, वो बात संग्रह का अपने आप में उदाहरण है। हम जब ख्यात के एग्जाम्पल पढ़ते हैं,
तो ख्यात के 3 एग्जाम्पल अपने पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं नैनसिरी ख्यात, और हम कहते हैं राजस्थान की पहली ख्यात है। हो सकती है इससे पहले लिखी गई हो, पर अपने को अभी तक मिली नहीं है। कहां पड़ी है, क्या पड़ी है, उनके बारे में अपने ज्यादा बातें जानते नहीं है। बांकीदास जी ख्यात, ये अपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बीकानेर राठौड़ा जी ख्यात, अभी मैं वर्णन कर ही रहा था। इसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, इसके बाद तो कोई ख्यात लिखेगा भी कैसे। सरदार सिंह तक के टाइम का वर्णन कर देती है, बीका से लेके सरदार सिंह तक। सरदार सिंह 57 वाली क्रांति में बीकानेर के राजा थे। अंग्रेजों के आने के बाद वैसे भी ऐसी किताबें कम ही लिखवाई गई थी। मैं एक और ख्यात का वर्णन करना चाहूंगा। 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था वो, मुंडियार ख्यात। जब हम कहते हैं नैनसिरी ख्यात किसने लिखी, आप कहते हो नैनसी ने। बांकीदास जी ख्यात किसने लिखी, आप कहते हो बांकीदास जी ने। बीकानेर राठौड़ा ख्यात किसने लिखी, आप कहते हो दयालदास ने। पर कोई आपसे पूछे कि मुंडियार ख्यात किसने लिखी, तो कोई एक राइटर नहीं है। वास्तव में मुंडियार नागौर का एक गांव है। यहाँ के कई सारे चारण लेखकों ने मिलकर ये बुक लिखी थी। तो मुंडियार गांव के चारण लेखकों द्वारा मिलजुल कर ये बुक लिखी गई थी, इसलिए बुक का नाम ही पड़ गया मुंडियार ख्यात। अच्छा, नागौर में पड़ता है, तो नागौर कौन से राज्य के अंतर्गत आता था, तो मारवाड़ के अंतर्गत आता था। तो ये मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन करती। क्वेश्चन यही था, मुंडियार ख्यात किसका वर्णन करती है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का। हालांकि इस ख्यात में कई रोचक जानकारियां हैं, और इसमें जानकारी यह है कि मारवाड़ और मुगलों के बीच में जो भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, मैरिटल रिलेशंस जो थे, शादी ब्याह हुए थे उनके बीच में, ये पुस्तक ये बताती है, ये ख्यात ये बताती है कि जिन राजकुमारियों की शादी मुगल बादशाहों से की गई थी, उनमें से एक भी राजकुमारी नहीं थी। वे साधारण लड़कियां या दासियां हुआ करती थी, जिन्हें राजा महाराजा राजकुमारी बताकर उनके कन्यादान कर दिया करते थे, शादी कर दिया करते थे। कुल मिला के बात कैसी भी हो, पर हमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों पर एक नया प्रकाश डालती है, एक नई जानकारी देती है। सिंपल सा याद रखना कि मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी देने वाली किताब मारवाड़ ख्यात है, सॉरी मुंडियार ख्यात है, जो कि हमें मुगल और मारवाड़ के वैवाहिक संबंधों की जानकारी भी देती है। तो ये थोड़ी सी अलग से याद रख लेना। मुझे याद है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कोई दोबारा उठा के आपसे पूछ ले। अब ख्यात के बारे में आपसे कोई 50 शब्द पूछ ले तो आप लिख देना। ठीक है, वचनिका, वचन शब्द से बना है, मतलब किसी के बारे में कुछ कहना, बताना किसी के बारे में, बोलना किसी के बारे में, वचनिका है। ये थोड़ी पुरानी वाली राजस्थानी, जिसमें अपभ्रंश चलती थी, उसके अंदर लिखी जाती है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी जाती है। चंपू स्टाइल है ये, गद्दे और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रोज भी होता है और पोइट्री भी होता है, गद्दे का प्रयोग भी होता है और पद्य का प्रयोग भी होता है। तुकांत रचनाएं हैं ये। दो शब्द देखो, तुक प्लस अंत, मतलब अंत में जाके तुक मिलेगी। अंत वाले जो शब्द मिलेंगे वो एक जैसे शब्द मिलेंगे आपको, उनके अंदर मतलब आपको पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई देगी। ऐसे लास्ट में एक पहली लाइन का लास्ट में आया वारी, दूसरी लाइन का लास्ट में आया भारी, एक जैसे री री लास्ट वाले शब्द आएंगे। और इस प्रकार जब लास्ट में ये तुक मिलती है अंत के अंदर जाके, तो ये जो जो अलंकार होता है उसको बोलते हैं अंत्यनाउप्रास। अनुप्रास जो अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार ये होता है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। और यदि अनुप्रास अलंकार के अंत के अंदर जो लाइनें हैं उनमें तुक भी मिलती है तो उसको अंत्यनु अनुप्रास बोलते हैं। तो ये 4-5 बातें याद रखनी है कि वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वर्णन करना। ये अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी के अंदर लिखी जाती है, ये गद्य तथा पद्य दोनों के अंदर लिखी जाती है। ये तुकांत रचनाएं होती है जिनमें अंत्यनुप्रास का प्रयोग किया जाता है। वचनिका के 2 अच्छे उदाहरण है अपने राजस्थान में। एक उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, शिवदास गार्डन की एक बुक है अचलदास खिंचरी वचनिका,
मैंने शायद पहले बता दी होगी। अचलदास खिंची जो कि गागरोन के राजा थे, जो कि मशहूर संत पिंपा के छोटे भाई थे। 1423 में मालवा के सुल्तान होसंग शाह ने जब आक्रमण किया था तो गागरोन के अंदर पहला साका इन्हीं के नेतृत्व के अंदर किया गया था। तो वो जो अचलदास खिंची है, कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी के साथ में इनकी शादी हुई थी, तो कुंभा के दामाद थे एक तरीके से। तो अचलदास खिंची वचनिका जो है वो शिवदास गाडर ने लिखी थी। अचलदास खिंची गागरोन के एक बड़े राजा हुए हैं, उन पर यह पुस्तक लिखी गई। एक और बहुत अच्छी सी बुक है, जग्गा खिड़िया राइटर है, और जग्गा खिड़िया ने एक बुक लिखी है, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महसदा सोत्री। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महसदा सोत्री। जग्गा खिड़िया की बुक का नाम देखिए, आप वापस देखिए, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महसदा सोत्री। कोई राठौड़ रतन सिंह है जो राठौड़ों की महस दासोत गोत्र से बिलोंग करता है, उस पर यह वचनिका लिखी गई है। कौन है राठौड़ रतन सिंह? राठौड़ रतन सिंह वास्तव में रतलाम का राजा था। रतलाम का राजा था, धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से लड़ता हुआ काम आ गया था। धर्मत के युद्ध में दारा सिकोहे की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ता है। आप जब धर्मत का युद्ध याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में 1658 में मध्य प्रदेश के धर्मत नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें दारा सिकोहे का सेनापति जसवंत सिंह था। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं के साथ में जसवंत सिंह युद्ध लड़ता है, लेकिन जसवंत सिंह का एक साथी सेनापति कासिम खान विश्वासघात करता है और युद्ध से पहली रात को औरंगजेब से जाकर मिल जाता है अपने 30,000 सैनिकों के साथ। जसवंत सिंह दूसरे दिन फिर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन युद्ध में जब वह घायल हो जाता है तो उसको राठौड़ सरदार जो अन्य थे वो उसको बाहर निकाल लेते हैं और जोधपुर वापस भेज देते हैं, जहां की एक अलग कहानी यह है कि उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने उसके वापस लौटने पर दरवाजे बंद कर दिए थे। तो जब जसवंत सिंह बाहर निकल गया था तो राठौड़ों को जो लीड कर रहा था वो रतलाम का राजा था। रतलाम मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। रतलाम वाले भी जोधपुर से गए थे, जोधपुर का एक भाई बंधु रतलाम जाकर बस गया था, एक नए स्टेट की स्थापना की थी उसने वहां रतलाम के अंदर, या वहां मध्य प्रदेश में एक नया राठौड़ राज्य स्थापित किया था। रतलाम तो शहर ही रतन सिंह का बसाया हुआ है, रतन सिंह के नाम पर इसका नाम रतलाम। तो राठौड़ों को लीड बाद में रतन सिंह राठौड़ करता है और वो धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। उस रतन सिंह राठौड़ की बहादुरी पर, रतलाम के उस राजा की बहादुरी पर, धर्मत के योद्धा की उस बहादुरी पर जग्गा खिड़िया ने जो बुक लिखी है, उस बुक का नाम है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महसदा सोत्री। राठौड़ों की गोत्र है महसदा सोत, तो महसदा सोत गोत्र से बिलोंग किया करता था। धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, रतलाम का राजा था। रतलाम शहर का नाम इसी बंदे के नाम पर है। दो प्रमुख वचनिका है, तो कोई वचनिका पूछ ले कि 50 शब्दों वचनिका बताइए तो आप बता देना। ये संस्कृत के वचन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। ये अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी जाती है, जिसमें गद्य तथा पद्य अर्थात चंपू शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों होती है ना, उसको चंपू कहते हैं। इसमें ये तुकांत रचनाएं होती है, मतलब लास्ट में जाके दो शब्द है वो एक जैसी मात्राओं वाले होंगे, और इसको हम अंत्यानुप्रास बोलते हैं, तो इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया जाता है। शिवदास गाडर ने गागरोन के राजा अचलदास खिंची की वचनिका लिखी। जग्गा खिड़िया ने रतलाम के राजा रतन सिंह राठौड़ पर वचनिका राठौड़ रतन सिंह महसदा सोत्री लिखी, जो धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से राठौड़ों की सेना का नेतृत्व करते हुए लड़ते हुए मारा गया था। तो ये सारी बातें याद रखना भाई। एक दवावेत मैं एग्जैक्टली वचनिका की तरह है। वचनिका की तरह होता है, वही गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता, तुकांत रचनाएं होती, सब चीजें वही है। बस ये है कि दवावेत में उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग होता है। उर्दू और पर्शियन वर्ड का प्रयोग राजस्थान के जिस लिटरेचर के अंदर किया जाता है वो दवावेत है। वास्तव में ये दुहावेत है, ये दोहों से बना है। इसमें किसी भी व्यक्ति की तारीफ दोहों के रूप में की जाती है, तो दोहे लिखे जाते हैं दोहों के रूप में प्रशंसा। तो कोई एक ऐसा दोहा मैं लिख दूं जिसमें उर्दू फारसी के शब्द यदि आते हैं तो वो जो होगा वो आपके क्या कहलाएगा, दवावेत कहलाएगा। तो दोहों के रूप में किसी की प्रशंसा की जाती है। वैसे गद्य और पद्य दोनों के अंदर होता है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा कभी कोई आपसे पूछ लेगा कि उर्दू फारसी शब्दों का जो प्रयोग है वो किस राजस्थानी साहित्य में किया जाता है, तो दवावेत के अंदर किया जाता है। प्री में पूछने वाला सा क्वेश्चन है, आप उदाहरण देख सकते हैं।
उदयपुर के एक महाराणा हुए थे जवान सिंह, तो उनके ऊपर बनाई हुई है महाराणा जवान सिंह रिदवावेत, तो उनके ऊपर दोहे लिख दिए किसी ने। जयपुर वाले राजा जय सिंह हुए तो इन पे किसी ने लिख दी राजा जय सिंह रिदवावेत। देवड़ाओं में कोई अखमाल हुआ तो अखमाल देवड़ा रिदवावेत। खूब सारे उदाहरण भी मिल जाएंगे आपको। और फिर भी कभी कोई 20 शब्दों में आपसे लिखवा ले तो आप लिख लेना कि राजस्थानी साहित्य का वह प्रकार जो वचनिका की तरह होता है, गद्य पद्य का प्रयोग करते हुए तुकांत रचनाएं होती है जिनमें उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए दोहों के रूप में किसी की प्रशंसा की जाती है, जिसके उदाहरण महाराणा जवान सिंह रिदवावेत, राजा जय सिंह रिदवावेत और अखमाल देवड़ा दवावेत है। तो ये दूहा, दूहा सबसे दवावेत हो गया, दूहावेत है वास्तव के अंदर। वात, बात सबसे बना है जिसका अर्थ होता है कहानी। जो वात है वो बात सबसे बना है जिसका अर्थ होता है कहानी। एक बंदा कहानी सुनाता है, बाकी सुनने वाले होते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि फौज में नगारो बात में हुंकारो जरूरी हुआ है, कि फौजी को जब नगाड़ा सुनता है तो फौजी में जोश आता है, बात कहने वाले को जब हुंकारा बीच में हांसा हांसा करते रहो तो जोश आता है उसके अंदर। तो बातों के बीच में हुंकारे देने जरूरी हुआ करते थे। बातें किसी व्यक्ति का प्रत्येक पक्ष, किसी घटना का प्रत्येक पक्ष बताता है। वो धर्म की जानकारी आती है उसमें, दर्शन भी है उसमें, तो मनोरंजन है। उसमें इतिहास है। तो ऐसी रचनाएं जो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, इतिहास आदि का वर्णन करती है, वो वात कहलाती है। वात शब्द बात से बना है। बात का मतलब होता है कहानी, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में अक्सर जो बात होगी उसके सब्जेक्ट दो होंगे मुख्यतः, या तो युद्ध से संबंधित बातें मिलेगी अपने को राजस्थान में, या प्रेम। कि भाई आप वैसे भी देख लो, कहानियां दो ही प्रकार की हो सकती है। फिल्मों वाली सी बात है, पहले कहते हैं फिल्में कौन सी, या तो फिल्में जिनमें डिसुम डिसुम है, या वो फिल्में जिनमें रोमांस है। या तो संजय दत्त टाइप वाली मूवी हुआ करती थी, या शाहरुख खान टाइप की मूवी हुआ करती थी। तो या तो युद्ध संबंधित बातें हो सकती है या प्रेम संबंधित बातें हो सकती है। एक उदाहरण मैंने आपको बताया था पद्मनाभ का, वीरमदेव सोनग्रारी बात। लोकमानस में से खूब सारी बातें, इसके तो राइटर का नाम पता है, बाकी तो हमें राइटर के नाम नहीं पता। मैं कुछ ही कहूं, ढोला मारू री बात, महेंद्र मूमल री बात, कुछ ही कहूं, स्प्रिंग बोर्ड री बात, 2020 रह कोरोना री बात, नरेंद्र मोदी री बात, महात्मा गांधी री बात, जवाहरलाल नेहरू री बात। बात तो किसी भी सुनाई जा सकती है। तो बात के बारे में यदि कोई पूछ ले तो आप बताना कि बात सबसे बना है जिसका अर्थ होता है कहानी। ये किसी व्यक्ति विशेष के युद्ध या प्रेम संबंधित आख्यान होते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन के धर्म, दर्शन, युद्ध, इतिहास, मनोरंजन प्रत्येक तबके पर अपना प्रभाव दिखाते हैं या प्रत्येक तबके की हमें जानकारी देते हैं। पद्मनाभ ने वीरमदेव सोनग्रारी बात लिखी। इसी प्रकार लोकमानस में अनेक कई बातें प्रचलित है जिनमें ढोला मारू री बात, महेंद्र मूमल री बात प्रसिद्ध है। जगदेव परमार री बात, जगदेव परमार एक कैरेक्टर हुआ है राजस्थान में, इतनी कहानियां उसकी जिसकी हद नहीं है। कोई इतिहास अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाया कि जगदेव परमार था कब और क्या था। दानवीर कि मतलब कहा गया यार जगदेव परमार से बड़ा दानवीर नहीं हुआ होगा राजाओं के अंदर कोई, और अक्सर गांव के अंदर बूढ़े बडेरे जगदेव परमार की बात बताते रहते हैं। तो वो लोकमानस तो याद किया हुआ अपने बातों के माध्यम से जगदेव परमार को, इतिहास नहीं जानता वो बात अलग है। फिर भी इतिहास टप्पा टोली जब देता है तो कहता है कि वो मालवा का परमार था और बाद में गुजरात चला गया था वो आदमी। तो जगदेव परमार की बात याद रखना आप। जगदेव परमार की बात के बारे में बता देना भाई। मुझे याद है एक बार 2013 या 12 के मेंस में क्वेश्चन आ गया था, ख्यात तथा वात में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप बता सकते हैं, अपने बाकायदा ख्यात के बारे में आप लिखेंगे, उदाहरण देते हुए समझाएंगे, 60-70 वर्ड उनके हो जाएंगे। वात के बारे में लिखेंगे 40-50 वर्ड इधर लिख देंगे आप, 100-110 वर्ड का तो आंसर बना ही लेंगे अपना आप। कोशिश करना आप बनाने की।
सिंपल से शब्दों में मैं कहूं तो संतों की जीवनी है। पद्यबद्ध रचनाएं हैं। जो संत हुए उनकी जीवनी जो अपने को मिलती है वो पर्ची है, पद्यबद्ध रचनाएं हैं। तो राजस्थानी भाषा का वह प्रकार जिसमें संतों की जीवनियां हमें दिखती है, जो पद्यबद्ध रचना है, उनको हम पर्ची कहते हैं। बीच बीच में मैंने खूब सारे उदाहरण बताए होंगे आपको। संत पिंपारी पर्ची, पिंपा जी के बारे में। रैदासरी पर्ची, मीराबाई के गुरु थे रैदास जी, मीराबाई री पर्ची। तो खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। सिंपल प्री के अंदर कोई उठा के पूछेगा, संतों की जीवनियां राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध करके लिखी जाती थी, उन जीवनियों को क्या कहते थे? तो उन जीवनियों को क्या कहते थे? तो उन जीवनियों को हम पर्ची कहते हैं। मरस्या मेरा बताया हुआ है, शायद आगे बताने की आवश्यकता नहीं, कि मरने के बाद किसी व्यक्ति पर जो काव्य चित्रण किया जाता था उसको मरस्या कहते हैं। इसमें व्यक्ति के चारित्रिक गुणों, उसके जीवन की घटनाओं की जानकारी होती। जैसे हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। मेवाड़ के राणा जगत सिंह के मरसिए खूब फेमस हुए, राणा जगपतरा मरसिया। कोई पूछे राणा जगपतरा मरसिया किसके हैं? तो मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम के हैं भाई, जगपतरा मरसिया। तो किसी व्यक्ति के मरने के बाद शोक व्यक्त करने के लिए वास्तव में तो इन मरसिया की रचना की जाती थी। काव्य संग्रह होता है एक प्रकार से, जिसमें उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं तथा उसके चारित्रिक गुणों का वर्णन किया जाता है। अक्सर ज्यादातर तो ये उन वीरों के लिए किया जाता था जो युद्ध में लड़ते हुए बहादुरी पूर्वक मारे जाते थे। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कल्ला रायमलोत के मरसिए उनके मरने के पहले ही लिख दिए थे। बहुत अच्छा दोहा है एक, कि कटिया पहला कोड स्यून गाथ सुनी नि जाए, जिन बिद कवि जतावियोन उन बिद कटियो जाए। कि उसने अपने कटने से पहले अपने कटने की कहानियां सुन ली थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे वो कट के मर गया था। ये रासो, एक राजस्थानी भाषा के एक विद्वान हुए अपने मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया कहते हैं राजस्थानी की वे रचनाएं जिसमें किसी कीर्ति, युद्ध, विजय, वीरता की जानकारियां हो, रासो कहलाती। राजस्थानी भाषा की वे रचनाएं जिनसे किसी व्यक्ति के कीर्ति, युद्ध, विजय तथा वीरता का वर्णन हो, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको रासो कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? मोतीलाल मेनारिया। याद रखना नाम भी, कोई डायरेक्टली उठा के पूछ लेगा किसके अनुसार किसी व्यक्ति के कीर्ति, युद्ध, विजय, वीरता का वर्णन रासो कहलाता है, तो किसके अनुसार है ये? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। रासो के खूब सारे एग्जाम्पल है अपने पास में। जैसे यदि मैं बताऊं आपको तो मैं यही आपको एग्जाम्पल बताता हूं खूब सारे। ऐसे बीच में कुछ एक दो हमने पढ़े होंगे, बाकी वाले मैं समझाता हूं आपको। देखिए कौन कौन से। एक चंद बरदाई, जो किताबें आ गई वो भी मैं वापस एक बार रिकॉल करवा दूंगा आपके, बाकी हम नहीं भी पढ़ लेंगे। बुक का नाम पृथ्वीराज रासो। खूब सारी बातें की हुई पृथ्वीराज रासो की, क्या है क्या नहीं है हम सब जानते हैं इसके बारे में। और एक बहुत फेमस बुक नरपति नालय की, बिसल देव रासो। नरपति नालय की एक बुक है जिसका नाम है बिसल देव रासो। वास्तव में नागौर में दो बिसल देव, सॉरी नागौर क्या, अजमेर में दो बिसल देव नाम से राजा हुए। विग्रराज थर्ड और विग्रराज फोर्थ दोनों की उपाधियां बिसल देव है। हिस्ट्री हालांकि पूरी तरीके से यह तय नहीं कर पाई है कि बिसल देव रासो जो नरपति नालय ने लिखी थी, ये वास्तव में किस विग्रराज को संबोधित करके लिखी गई है। क्या ये विग्रराज थर्ड है या विग्रराज फोर्थ है?
पर फिर भी इतिहासकारों का जो झुका हुआ मत है वो ये जानकारी देता है कि विग्रास थर्ड, इसमें विग्रास थर्ड की जानकारियां है। कुल मिला के अपने कभी लिखना आ ही जाए तो अपने लिखना कि नरपति नालय अजमेर के राजा विग्रहराज थर्ड अर्थात बिसलदेव के बारे में लिखी गई एक रचना का नाम। तो नरपति, और सीधा सीधा प्री का ही क्वेश्चन है, नरपति नालय पूछते हैं किसकी बुक है, बिसलदेव रासो की। मैंने कभी देखा भी नहीं कि किसकी जानकारी है किसकी नहीं है, पर मैं चूंकि राजस्थान लिटरेचर का स्टूडेंट रहा तो मैं जब ढंग से इसको पढ़ता हूं तब आता है कि यार अजमेर का इतिहास दो विग्रहराज के अंदर उलझ के रह गया है, और खूब सारी बातें जो विग्रह थर्ड की या फोर्थ की अभी तक हिस्ट्री तय नहीं कर पाई है। उसमें एक ये बात भी है कि नरपति नालय की जो बिसलदेव रासो है, एग्जैक्टली ये बिसलदेव कौन सा है, ये थर्ड है या फोर्थ है, पर आपने थर्ड मानना भाई। दो रासो आपके हमीर पे लिख दिए गए, एक सारंगधर ने रच दिया हमीर रासो, रणथंभौर वाले हमीर की जानकारी, पर इनमें भी ज्यादा अच्छा जो है वो मैं कहूंगा जोधराज वाला, जोधराज वाला हमीर रासो बहुत फेमस हुआ। जहां तक मुझे याद आता है मैंने शायद एक और बताया होगा आपको, गिरधर आसिया की एक बुक बताई होगी, सगत सिंह रासो। महाराणा राज सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे, उनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे गिरधर आसिया, और गिरधर आसिया ने बुक लिखी थी सगत सिंह रासो, और सिंह भी नहीं लिखा हुआ एग्जैक्टली इसके अंदर, तो ये है सगत सिंह रासो है। महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनकी जानकारी है। इस किताब के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने एक रासो और बताया होगा आपको, न्यामत खान साहब का, न्यामत खान कहिए या उनको कवि जान कहिए आप, और जिन्होंने कायम खानी मुसलमानों का इतिहास लिखते हुए बुक लिखी थी कायम रासो, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हम कायम खानी मुसलमान पहले चौहान राजपूत थे, और उसमें भी और पीछे जाते रहो कहते हम चौहान ब्राह्मण थे। तो चौहानों को ब्राह्मण कौन कौन से सोर्सेज बताते हैं उसके अंदर अपने पढ़ते हैं। यार बिजोलिया वाले अभिलेख में वत्सगोत्रीय ब्राह्मण है, चंद्रावती वाले अभिलेख के अंदर इनको ब्राह्मण बताया गया है, कायम खान रासो के अंदर इनको ब्राह्मण बताया गया है, न्यामत खान साहब वाली बुक के अंदर। और फिर हम पढ़ते हैं दशरथ शर्मा जो है बिजोलिया अभिलेख के आधार पर भी चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये बात आपको बताई। एक और मेरी बुक आपको बताई हुई होगी, जाचक जीवन की बुक, कितने रासो लिखे हुए देखो, और जाचक जीवन वाली बुक का नाम प्रताप रासो। प्रताप रासो। और मैंने बताया होगा कि अलवर वाले प्रताप सिंह के बारे में है, जिसने अलवर रियासत की स्थापना की थी। माचेड़ी का जो सामंत था, जागीरदार था, जो 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सहायता से अलवर को एक नई रियासत बना लेता है, उसके बारे में प्रताप रासो जाचक जीवन ने लिखी थी। ये कुछ रासो है जिनके बारे में हमने यत्र तत्र कहीं ना कहीं पढ़ा है। इनमें नरपति नालय वाला नहीं पढ़ा हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी वाले कहीं ना कहीं हम इनके बारे में पढ़ के आए हैं थोड़ी थोड़ी बातें। मैं और चर्चाएं करना चाहूंगा रासो की, खूब सारे रासो लिखे हुए भाई। मैं एक बताना चाहूंगा आपको, एक राइटर में नल सिंह, और नल सिंह ने एक बुक लिखी विजयपाल रासो। नल सिंह और नल सिंह की बुक का नाम है विजयपाल रासो। ये विजयपाल कौन था, तो मैं कहूंगा बयाना का राजा था, मथुरा के सूरसेन शाखा से बिलोंग, तो 1040 ईस्वी में बयाना को अपनी राजधानी बनाता है। करौली का इतिहास वाला पेज उठाना, उसका पहला राजा विजयपाल लिखा हुआ है। उस विजयपाल की जानकारी जिसने दी है वो नल सिंह है, और राइटर का नाम सॉरी बुक का नाम क्या है, विजयपाल रासो। एक राइटर और लू मैं, डूंगर सिंह, बुक का नाम है शत्रुसाल रासो। ये शत्रुसाल कौन थे, तो ये बूंदी के राजा थे शत्रुसाल। इन बूंदी के राजा शत्रुसाल पर जो बुक लिखी हुई है उस बुक का नाम शत्रुसाल रासो है। तो विजयपाल बयाना का यदुवंशी जादौन राजा था, शत्रुसाल बूंदी का हाड़ा चौहान है। एक बुक का नाम और लू मैं, तो एक राइटर का नाम है दलपत विजय, और दलपत विजय ने एक बुक लिखी खुमान रासो। खुमान मेवाड़ के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे, बापा रावल के बाद जो अगले राजा हुए थे वो खुमान ही थे। तो खुमान रासो, उस
खुमान को केंद्रित करते हुए लिखी हुई है, पर वास्तव में इसमें बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की हिस्ट्री है। तो मेवाड़ का इतिहास बताती है, कोई कहीं खुमान रासो है वो कहां की हिस्ट्री बताती है? तो मेवाड़ की हिस्ट्री बताती है। एक और बुक, राइटर का नाम दयाल, बुक का नाम राणा रासो। दयाल ने बुक लिखी राणा रासो नाम करके। ये जो है ये बापा रावल से जयसिंह तक की जानकारी देती है, वही मेवाड़ की। एक राइटर का और ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम मैं लेना चाहूं, कुंभकर्ण सांधु। बुक का नाम रतन रासो। ये रतन वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको वचनिका में चर्चा कर रहा था कि जग्गा खेड़िया ने जिस पर लिखी है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेशदास सोत्री, वही रतलाम का राजा रतन सिंह है जो उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, धर्मत के युद्ध में दरा सिखों की तरफ से, जो जसवंत सिंह के घायल होने के बाहर आने के बाद राठौड़ों की सेना का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है एकमात्र वीर है जिसमें राजस्थानी साहित्य में वचनिका भी है और रासो भी है। रतन सिंह पर वचनिका लिखी जग्गा खेड़िया ने, रतन सिंह पर रासो लिखा कुंभकर्ण सांधु ने। तो याद रखा जाना चाहिए भाई इस बंदे का नाम भी अपने आप। तो ये कुछ मुख्य मुख्य जो अभी मेरे याद आ रहे हैं दिमाग के अंदर, वो मुख्य मुख्य रासो आप देखिए। इधर वाले देखिए, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, आपके अजमेर वाले पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, नरपति नाले का बिसलदेव रासो अजमेर के विग्रराज थर्ड के बारे में, सारंगधर का हमीर रासो रणथंभौर के हमीर के बारे में, जोधराज का हमीर रासो रणथंभौर के हमीर के बारे में, गिरधर आसिया का सगत सिंह रासो, महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान जो प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारियां देता है, न्यामत खान या कवि जान का कायम रासो, फतेहपुर के कायम खानी नवाब न्यामत खान साहब का कायम रासो जो चौहानों को ब्राह्मण बताता है, जाचक जीवन का प्रताप रासो जो अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह की जानकारियां देता है, नल सिंह का विजयपाल रासो जो बयाना के राजा विजयपाल की जानकारी देता है, डूंगर सिंह का शत्रुसाल रासो जो बूंदी के हाड़ा चौहान शत्रुसाल की जानकारी देता है, दलपत विजय का खुमान रासो जो बापा रावल से राज सिंह तक की जानकारियां देता है, दयाल का राणा रासो जो बापा रावल से जय सिंह तक की जानकारियां देता है, कुंभकर्ण सांधु का रतन रासो जो रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी देता है। एक और याद आई मुझे, काशी छंगानी, काशी छंगानी बुक है छत्रपति रासो। और इस छत्रपति रासो में आपके मतीरे वाली राड का वर्णन है। अब मुझे शायद आगे बताने की आवश्यकता नहीं कि मतीरे वाली राड क्या थी, तो मतीरे वाली राड का वर्णन है। अब देखो रासो के तो खूब सारे एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना भाई, इस बहाने इतनी किताबें तो कम से कम याद होगी। हालांकि इनमें से कई सारी किताबें मैं पहले बता चुका था आपको। तो रासो मोतीलाल मिनारिया के अनुसार किसी व्यक्ति के कीर्ति युद्ध विजय वीरता का वर्णन करने वाली राजस्थानी रचनाएं रासो कहलाती है, और उनकी जानकारी आपने मैंने खूब सारी आपको दे दी। एक और मुझे याद आता है सीताराम रत्नू, क्यों याद करेंगे तो खूब सारे आते रहेंगे। जवान रासो, जवान सिंह जी जो महाराणा हुए थे उन पर लिखी हुई बुक, सीताराम रत्नू का जवान रासो। ये भी याद रख लेना, आपने कभी कोई सीधा ही उठा के पूछ ले कि जवान रासो किसकी रचना है, तो सीताराम रत्नू की रचना है। नाम कोई पूछ ले तो बाकी सारी किताबें मैंने बताई दी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विगत, शायद मेरा खूब सारा बताया हुआ विगत के बारे में आपको, कि इतिहास की वे पुस्तकें जो बेसिकली प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी देती है, विगत कहलाती है। हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, मारवाड़ परगनारी विगत। या इसी किताब का हमने एक नाम और पढ़ा था, मारवाड़ गजट या मारवाड़ का गजट। मोहनोत नैन्सी की एक पुस्तक है जो परगनों की आबादी वहां से कितनी रेख ली जाती है, वहां पे कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, इन सब की जानकारी हमें देती है। आबादी का मतलब जनगणना की जानकारी, करों का मतलब राजस्व व्यवस्था की जानकारी, रेख का मतलब आय की जानकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी। ये विगत राजस्थानी इतिहास की वे ग्रंथ जिनसे
किसी विषय की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारियां हमें प्राप्त होती है, विगत कहलाती है। विगत के ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि वो सामाजिक और आर्थिक इतिहास जानने का उपयोगी साधन है। साखी, वास्तव में शब्द बना है साक्षी से। संतों द्वारा अनुभूत ज्ञान जब दोहों के माध्यम से प्रकट किया गया, संतों ने जिस नॉलेज को, जिस ज्ञान को अनुभूत किया था, फील किया था, उनको जब उन्होंने प्रकट किया, उपदेश दिए दोहों के माध्यम से, वो साखियां हैं। कबीर की साखियां बहुत फेमस रही है। कबीर की साखियां, वैसी साखी याद रख लीजिए। श्लोका, वास्तव में शब्द श्लोक श्लोक से बना है। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा इनकी रचना की गई। जनसाधारण द्वारा रचे गए दोहे, जनसाधारण द्वारा रचे गए जो श्लोक है, वो श्लोका कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि अमर सिंह राठौड़ कालांतर में राजस्थान के लोकगीत और लोक कहानियों का नायक बन गया था, तो राव अमर सिंह राशि लोका, अमर सिंह पे किसी ने दोहे बना दिए तो राव अमर सिंह राशि लोका हो गए। ये भाई राजस्थानी के मुख्य मुख्य से प्रकार हो गए। और भी होते हैं, आप प्रकाश ले सकते हो, रूपक ले सकते हो, वैली ले सकते हो, पर वो ले दे के यही बातें रिपीट हो जाती है। प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर प्रकाश डालती है, रूपक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का चरित्र चित्रण करती है, वैली अपने आप में एक छंद होता है, तो वैली छंद के अंदर जो लिखी जाए वैली हो जाती है। तो उनमें कोई ज्यादा बातें नहीं थी, इसलिए मैंने लिखी नहीं। बाकी जो चीजें मैं, जिनमें बताने वाली बातें थी, जिनमें 20 शब्द 50 शब्द बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दी, विद एग्जाम्पल बता दिया आपको। एक नया टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। मैं इससे पहले मैं थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। राजस्थान की बोलियां यदि है तो मुख्य मुख्य बोलियां अपनी है मारवाड़ी, मारवाड़ी, फिर दूसरी बोली है ढूंढाड़ी, फिर है आपकी वागड़ी, फिर उसके बाद में आपकी मेवाती, अहीरवाटी, वागड़ी, अच्छा वागड़ी लिख ली, मालवी, ये मुख्य मुख्य बोलियां हैं आपकी राजस्थानी भाषा की। मुख्य मुख्य बोलियां यदि आप देखेंगे तो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती, अहीरवाटी और मालवी। बाकी जितनी भी और बोलियां वो इनके प्रकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे मैं मारवाड़ी के प्रकार ढूंढूंगा तो मैं मारवाड़ी के प्रकार में कहूंगा कि मेवाड़ी, जी हाँ, मेवाड़ी मारवाड़ी का एक प्रकार है, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। मैं और कहूं तो मैं कह दूं शेखावाटी, मैं कह दूं देवड़ा वाटी, मैं कह दूं एक खेराड़ी, थड़ी, कहूं दाटी। ये जो मुख्य मुख्य है ये आपकी मारवाड़ी की उपबोलियां, सब डायलेक्ट्स है। मैं जब ढूंढाड़ी की तरफ जाऊंगा तो मैं कहूं हाड़ोती, फिर ध्यान देना आप, हाड़ोती भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, इसके अतिरिक्त अलग से कुछ ही नहीं है। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी, ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियां मिल जाएगी।
हाड़ोती है, तोरावटी है, काठेड़ी है, चौरासी है, नागरचोल है, राजावाटी। अभी हम क्षेत्र देख लेंगे कौन कौन से क्षेत्र। आप वागड़ी, वागड़ी अपने आप में वागड़ी, इसकी कोई ज्यादा उपबोलियां मिलेगी नहीं। मेवाती की उपबोलियां कोई है नहीं। अहिरवाटी की अलग से उपबोलियां नहीं मिलेगी। मालवी की जरूर उपबोलियां है। मालवी की एक उपबोली है निमाड़ी, एक उपबोली है रांगड़ी। अब ये देख लेना थोड़ा सा, ये मानचित्र थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो जाए। प्रीलिम्स में वो ये उठा के पूछ सकता है काठेड़ी व चौरासी किसकी उपबोलियां है, याद रहे आपको ढूंढाड़ी। वो पूछेगी खेराड़ी और थली किसकी उपबोलियां है, तो आपको याद रहेगी मारवाड़ी की। बड़े तौर पे यदि लेखन वगैरह किसी भाषा के अंदर अपने ज्यादा हुआ तो मारवाड़ी के अंदर ज्यादातर लेखन हुआ, फिर मेवाड़ी के अंदर भी लेखन हुआ, ढूंढाड़ी में भी है, हाड़ोती में भी है। जैसे एक 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 इसमें और मारवाड़ी के बोली और गोड़वाड़ी, तो गोड़वाड़ी में भी अपने को लेखन मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अलग भाषाओं के अंदर सब में मिल ही जाता है, पर बड़े तौर में ज्यादातर जो लेखन है वो अपना किसके अंदर हुआ है, तो मारवाड़ी में हुआ है। तो मैं बोलियां भी